अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन दीवारों पर बने निशानों को जरा गौर से देखें। ये निशान ली एनफील्ड राइफल्स की गोलियों के निशान है और दीवार है भारत के शहर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल रोड पर वाक़े जलियांवाला बाग की। दोस्तों, ये निशान तकरीबन 104 साल पुराने हैं, लेकिन आज भी बरतानवी बर्बरियत की दास्तान चीख चीख कर सुना रहे हैं। क्यों 10,000 से ज्यादा मजमे पर, जिसमें औरतें, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे, अंधाधुंध गोलियां बरसा दी गईं। रॉलेट एक्ट क्या था जिसके खिलाफ पूरे अमन एहतजाज में जलियांवाला बाग में लोग जमा हो गए? कौन था इस हैबतनाक वाक़े का जिम्मेदार? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल कौन थे और इनको क्यों गिरफ्तार किया गया था? ये सब जानिए आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के तमाम रिसोर्सेज को खूब इस्तेमाल किया। लाखों की तादाद में हिंदुस्तानी सिपाही और मजदूर यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन की नौकरी के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। इसके अलावा मुख्तलिफ राजा पाबंद थे ब्रिटिश आर्मी को खाना, असलहा और माली इमदाद फराहम करने के। दोस्तों, अगरचे इंडिया उस वक्त ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, लेकिन फिर भी था तो ये हिंदुस्तानियों का खुला इस्तेहसाल। तो इसके खिलाफ पंजाब और बंगाल में काफी मूवमेंट्स चल रही थी और इसी के चलते ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी बगावत देखने को मिली, जिनको वक्त रहते कुचल दिया गया और ये इस्तेहसाल जारी रहा। दोस्तों, इस तवील जंग की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी ब्रिटेन को, पैसों की और इंसानी जानों की मद में, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज पर हैवी टैक्सेस आयद कर दिए। दोस्तों, साल 1919 आते आते ब्रिटिश इंडिया में बहुत से अहम वाकयात रूनुमा हो चुके थे, जैसा कि 1916 का लखनऊ पैक्ट, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अलायंस कर लिया। उसके अलावा महात्मा गांधी भी इंडिया वापस आकर काफी मकबूल लीडर बन चुके थे और उनकी जेर सरपरस्ती अक्सर ही अवाम हुकूमती इस्तेहसाल के खिलाफ उठ खड़ी होती थी। ये बात अंग्रेज हुकूमत के लिए खतरे की घंटी थी। इन्हीं पेचीदा हालात के पेश नजर बरतानवी हुकूमत ने फरवरी 1919 में अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट पास कर दिया और ये सर सिडनी रॉलेट की जानिब से पास किया गया और इसलिए ये रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके मुताबिक बरतानवी हुकूमत किसी भी हिंदुस्तानी को शक की बुनियाद पर बिना कोई कानूनी या अदालती कार्रवाई किए गिरफ्तार कर सकती थी और 2 साल तक कैद भी रख सकती थी। दोस्तों, ये एक्ट हुकूमती सफाकियत का खुला शाखसाना था, तो इसके खिलाफ हिंदुस्तान भर में इनकलाबियों की जानिब से एहतजाज की कॉल दे दी गई। उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ एहतजाज का सबसे बड़ा मरकज पंजाब था। अप्रैल 1919 के पहले हफ्ते में ही बगावती मुहिम अपने उरूज पर थी। कहा जाता है कि पूरा लाहौर सड़कों पर आ चुका था। सिर्फ अनारकली में ही तकरीबन 20,000 का मजमा सरापे एहतजाज था और इसके अलावा पंजाब भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एहतजाज जारी थे। इन बगावती सरगर्मियों में महात्मा गांधी के साथ 2 नाम नुमाया थे, एक सैफुद्दीन किचलू और दूसरा डॉक्टर सत्यपाल। दोस्तों, सैफुद्दीन किचलू कांग्रेस के मेंबर थे और इनका ताल्लुक एक कश्मीरी ब्राह्मण खानदान से था जो कि इस्लाम कबूल कर चुके थे और 19वीं सदी में कश्मीर से अमृतसर शिफ्ट हुए थे। इन्होंने कैम्ब्रिज से बैचलर्स किया और एक जर्मन यूनिवर्सिटी से PhD। डॉक्टर सत्यपाल एक फिजिशियन थे और जवाहरलाल नेहरू के करीबी साथियों में से थे। रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी की सत्याग्रह में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल पेश थे, जिसके पेश नज़र 10 अप्रैल 1919 को उनको गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। दोस्तों, अब पंजाब के हालात काबू से बाहर जाने लगे। हिंदुस्तानियों के अंदर का इश्तियाल भी बाहर आने लगा। उस दिन अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर माइल्स इरविंग के घर के बाहर एहतजाज जारी था, जब निहत्ते लोगों पर गोलियां चला दी गईं।
اور اس کے بعد پرتشدد واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا پنجاب بھر میں۔ اشتعال میں آئے ہوئے لوگوں نے برٹش بینکس پر حملے شروع کر دیے، بہت سی حکومتی عمارتوں کو نقصان پہنچایا گیا اور بہت سے برٹشرز کو بھی مار دیا گیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ 2 برٹش خواتین کا بھی استحصال کیا گیا۔ 11 اپریل کو مارسیلا شیرولڈ نام کی ایک ٹیچر اسکول بند کر کے بچوں کو حفاظت کے ساتھ گھر بھیجنے جا رہی تھی۔ اس وقت ایک تنگ گلی سے گزرتے ہوئے، جسے کوچا کوریچا کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک ہجوم نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ لوکل انڈینز نے ان کو بچا کر گووند گڑھ فورٹ میں چھپا دیا۔ 19 اپریل کو جنرل ڈائر جب مس شیرولڈ کے پاس آئے تو انہوں نے اسی کوچا کوریچا میں کچھ لوکل انڈینز کو کوہنیوں کے بل چلا کر معافی منگوائی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایک برٹش انسپیکٹر کو اس واقعے کی وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہندو اپنے دیوتاؤں کے حضور اکثر منہ کے بل رینگتے ہوئے جاتے ہیں، تو میں چاہتا تھا کہ وہ دیکھ لیں کہ ایک انگریز عورت بھی ان کے دیوتاؤں جتنی ہی مقدس ہے۔ سو میں ان کو اس عورت تک منہ کے بل لے کر گیا۔ دوستوں، 11 اپریل کے اس واقعے کے بعد 2 دن تک امرتسر میں بالکل خاموشی رہی، لیکن باقی پنجاب میں مختلف مقامات پر اشتعال انگیزی کے واقعات رونما ہوتے رہے۔ ریلوے لائنز کاٹ دی گئی تھی، سرکاری عمارتوں کو آگ لگائی جا رہی تھی، اور 3 یورپینز کا قتل بھی کر دیا گیا تھا۔ دوستوں، 12 اپریل کی شام کو امرتسر کے انقلابی لیڈروں نے ہندو کالج ڈھب کھٹیکا میں ایک میٹنگ رکھی۔ اس میٹنگ میں ہنس راج، جو کہ سیف الدین کچلو کے ساتھی تھے، نے اعلان کیا 13 اپریل یعنی اگلے دن سپہر 4:30 بجے جلیانوالہ باغ میں ایک پرامن احتجاج کرنے کا۔ دوستوں، یہ ایک پروٹیسٹ میٹنگ تھی جو کہ محمد بشیر نے آرگنائز کی، اور اس کی صدارت کرنی تھی کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما کنہیا لال بھاٹیا نے۔ دوستوں، اب دن تھا 13 اپریل سنڈے کا۔ جنرل ڈائر کو یقین تھا کہ آج کچھ نہ کچھ برا ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ اس دن بیساکھی کا تہوار منایا جانا تھا۔ دوستوں، دھیان رہے کہ اس کہانی میں ڈائر نام کے 2 اشخاص ہیں۔ ایک تو مائیکل او ڈائر، جو کہ برٹش لیفٹیننٹ گورنر تھے پنجاب کے، اور دوسرے جنرل ریگنلڈ ڈائر۔ خیر دوستوں، صبح 9 بجے جنرل ڈائر نے اعلان کروا دیا کہ اب شہر میں تمام پبلک گیدرنگز پر پابندی ہوگی، اور رات 8 بجے شہر میں کرفیو بھی نافذ کر دیا جائے گا۔ دوستوں، یہ اعلان انگلش، اردو، ہندی اور پنجابی میں بھی کیے گئے، لیکن ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس پر کان نہیں دھرے، اور کچھ لوگوں تک تو یہ اعلان پہنچا ہی بہت دیر سے۔ تو گرد و نواح کے دیہاتی علاقوں سے لوگ بیساکھی کا تہوار منانے گولڈن ٹیمپل روڈ پر واقع ایک میدان میں، جس کو جلیانوالہ باغ کہا جاتا ہے، وہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دوستوں، لوکل پولیس کو جلیانوالہ باغ میں ہونے والی میٹنگ کا خفیہ ذرائع سے علم ہو چکا تھا، اور یہ خبر گردش کرتے کرتے دوپہر 12:40 تک جنرل ڈائر کے پاس بھی پہنچ گئی۔ دوستوں، اب تک ہزاروں کی تعداد میں لوگ جلیانوالہ باغ پہنچ چکے تھے۔ میٹنگ تو چند لوگوں نے کی تھی، لیکن لوگ بہت دور دراز سے بیساکھی کا میلہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، جو کہ پولیس نے دوپہر 12 بجے تک بند کروا دیا۔ تو لوگ اب گولڈن ٹیمپل ہر مندر صاحب پر درشن کر کے اتفاقاً جلیانوالہ باغ سے گزر رہے تھے۔ تو اس طرح ایک بڑا ہجوم وہاں پر جمع ہو گیا۔ دوستوں، جلیانوالہ باغ 6 سے 7 ایکڑ پر پھیلا ہوا ایک کھلا میدان تھا، اس کے چاروں اطراف 10-10 فیٹ کی دیواریں اور 4-4 منزلہ گھر تھے۔ اس کی 5 انٹرنس تھی جو کہ کافی تنگ تھی۔ باغ کے سینٹر میں ایک سمادھی تھی اور ایک 20 فٹ کے ڈائر میٹر کا کنواں۔ دوستوں، جنرل ڈائر کا کہنا تھا کہ باغ میں اس وقت تقریباً 6000 لوگوں کا مجمع تھا، جبکہ ہنٹر کمیشن کے مطابق جنرل ڈائر جب وہاں پہنچے تو اس وقت وہ مجمع تقریباً 10,000 کے قریب ہو چکا تھا۔ دوستوں، اس واقعے کو لے کر برٹش حکومت پر ایک یہ بھی کرٹیسزم کیا جاتا ہے کہ جب دوپہر 12 بجے تک اطلاع مل چکی تھی کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، تو اس مجمع کو روکنے یا جمع ہوئے مجمع کو وہاں سے ہٹانے کی پرامن کوشش کیوں نہیں کی۔ خیر دوستوں، میٹنگ ختم ہونے کے بعد تقریباً 5:30 بجے جنرل ڈائر 50 فوجیوں کو لے کر باغ میں پہنچ گیا، اور ان 50 کے 50 سپاہیوں کے ہاتھ میں 303 لی اینفیلڈ رائفلز تھیں۔
दोस्तों इन सिपाहियों में डायर खास तौर पर कुछ एथनिसिटीज के फौजी लाया, जिनमें गुरखा, पठान, बलोच और सिंधी फौजी शामिल थे, जो कि ब्रिटेन से वफादारी साबित कर चुके थे। दोस्तों इसके अलावा वो 2 असलहे से लैस गाड़ियां भी लाया था, जिन पर मशीन गन्स नस्ब थीं, मगर वो तंग एंट्रेंस की वजह से अंदर नहीं आ सकी। बहरहाल जनरल डायर ने सिपाहियों को बाग के एग्जिट पर तैनात कर दिया और हुजूम की तरफ बंदूकें तान दी। एक सिपाही ने जनरल डायर से कहा कि सर, वी शुड वार्न देम, कि हमें उनको वार्निंग देनी चाहिए, मगर जनरल ने जवाब दिया, दे हैव हैड देयर वार्निंग, कि उनको वो वार्निंग मिल चुकी है। दोस्तों इस मजमे में बेशुमार बच्चे, बुजुर्ग और औरतें भी शामिल थी, जो कि बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए वहां जमा हुए थे। इतनी खतरनाक राइफल्स का रुख अपनी तरफ देखकर उस हुजूम में एक अफरा तफरी शुरू हो गई। लेकिन मसला ये था कि बाहर निकलने वाले रास्ते पर तो सिपाही खड़े थे और बाग चारों तरफ से दीवारों और घरों से घिरा हुआ था। जनरल डायर ने सिपाहियों को हुक्म दिया और सिपाहियों ने निहत्थे लोगों पर ली एनफील्ड राइफल से गोलियां बरसाना शुरू कर दी। कोई दीवारें फैलाने की कोशिश कर रहा था तो कोई बेचारा कुएं में कूद रहा था। दोस्तों कई औरतों ने तो बच्चों समेत कुएं में छलांग लगा दी। दोस्तों 10 मिनट तक ये अंधाधुंध फायरिंग जारी रही और लोग या तो गोलियों से या भीड़ के नीचे कुचल कर या कुएं में छलांग लगाकर मरते रहे। दोस्तों हंटर कमीशन के मुताबिक इस सानहे में मरने वालों की तादाद 379 बताई गई है, जिसमें 337 मर्द, 41 बच्चे और तकरीबन 1.5 महीने का बच्चा भी शामिल है। दोस्तों इस कैजुअलिटीज फिगर में काफी तजाद है, क्योंकि कांग्रेस का कहना था कि इसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। स्वामी श्रद्धानंद ने भी महात्मा गांधी को 1500 कैजुअलिटीज का लिखा था। दोस्तों ये मुमकिन भी था क्योंकि उस वक्त बाग में कम से कम 6000 या ज्यादा से ज्यादा 20,000 का मजमा था और 10 मिनट तक उन पर अंधाधुंध फायरिंग होती रही। रिपोर्ट के मुताबिक 50 सिपाहियों ने 10 मिनट में 1650 राउंड्स फायर किए और ये फिगर जनरल डायर ने कमीशन को वजाहत देते हुए खुद बताया। उसका कहना था कि मैंने गोलियां हजूम को मुंतशिर करने के लिए नहीं, बल्कि उनको उनकी नाफरमानी की सजा देने के लिए चलाई। इसके अलावा उसका कहना था कि गोलियों से मरने वालों से ज्यादा तो लोग वहां से भागने की कोशिश में कुचलकर या कुएं में छलांग लगाकर मरे हैं। दोस्तों वैसे रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ कुएं में से ही 120 लाशें निकली थी। दोस्तों जनरल डायर का काफी अरसे तक ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से ट्रायल तो चलता रहा, लेकिन कोई हतमी फैसला या सजा नहीं दी गई। लेकिन एक बच्चा जो जलियांवाला बाग में इनकी गोलियों से बच गया था, उसने कसम खाई इस जुल्म का बदला लेने की, और उसका नाम उधम सिंह था। उसने 13 मार्च 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओ डायर, जो कि सानिया जलियांवाला बाग के दौरान पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनको गोली मार दी। लोगों में आज भी ये गलतफहमी पाई जाती है कि उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था, लेकिन सच ये है कि जनरल डायर 1927 में तबई मौत मर चुके थे। तो दोस्तों ये था सानेहा जलियांवाला बाग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।